मेरे शौहर दो भाई थे। मेरा शौहर छोटा और मेरा जेठ बड़ा था। दोनों की नाइट ड्यूटी होती थी। एक रात मेरी जेठानी के कमरे से आवाज़ें निकलने लगीं, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई कि जेठानी किसके साथ मसरूफ़ है, जबकि जेठ जी तो मेरे शौहर के साथ नाइट ड्यूटी पर थे। फिर ये कौन हो सकता है? मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरी जेठानी अकेली ही खुद लस्ती में मसरूफ़ थी। मैं उसी टाइम कमरे में वापस आ गई। मेरी हालत भी गैर होने लगी थी। मैंने खुद पर काबू किया और सो गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही जेठानी नहा धोकर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपनी जेठानी के साथ इस बारे में बात करूंगी। अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं सारा दिन जेठानी की हरकतों पर गौर करती रही। जैसे ही रात हुई, शौहर और जेठ जी नाइट ड्यूटी पर चले गए तो जेठानी भी कमरे में बंद हो गई। आधे घंटे बाद जब मुझे हल्की सी आवाज़ आई तो मैं समझ गई कि प्रोग्राम शुरू हो गया है। मैंने फिर खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो इस दफ़ा मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि आज तो मेरा शौहर और जेठ एक साथ। मेरा नाम लुबना है। मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हुई थी, लेकिन मेरा शौहर अच्छा था। मेरे घर में मेरी एक जेठानी भी थी। तो मेरा शौहर छोटा था, लेकिन पहले उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवाई और उसके बाद खुद शादी की। मेरा शौहर मेरे जेठ से छोटा था, पर ये सब उम्र में बड़े थे। पर मेरा शौहर खूबसूरत था, देखने में पता नहीं चलता था। मेरी सास थोड़ी मोतले किस्म की थी। वो अपनी बहू के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन बेटों के साथ तो सख्त थी। कहती थी, काम पर जाओ तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, घर बनाकर चला गया है, अब तुम लोगों को पैसे कमाने हैं। वो हर महीने दोनों बेटों से पैसे लेती थी और उनसे घर चलाती थी, और इन पैसों से वो हमारे लिए भी चीज़ें लिया करती थी। घर में फल भी आता था, गोश्त, सब्ज़ी, दालें, सब कुछ बनता था। इसलिए मुझे मेरी सास की इस बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो पैसे के मामले में थोड़ी सी सख्त थी। जैसे ही महीने की पहली तारीख आती, वो फ़ौरन कहना शुरू कर देती कि मेरे हाथ में पैसे रखो, मैंने घर का सौदा लेके आना है। वैसे तो ज़िंदगी ठीक जा रही थी, फिर घर में एक अजीब किस्म की सूरत हाल देखने में आ गई, और वो ये कि मेरा शौहर एक दिन मेरी जेठानी को देसी अंडे दे रहा था। देसी अंडे मुश्किल से मिलते थे और एक अंडा 35 रुपये का था। उसने मेरी जेठानी को 6 अंडे पकड़ाए और कहा, ये खास आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरी जेठानी ने अंडे भी पकड़े हुए थे और अंडों के साथ मेरे शौहर के हाथ थाम रखे थे। दोनों बातों में मसरूफ़ थे, जैसे उनको पता ही नहीं था कि उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में हैं। वो कहने लगी, सच? मेरे शौहर ने कहा, हाँ, ये इन देसी मुर्गियों के अंडे नहीं हैं जिनको फार्म में पाला जाता है। ये घर के पली मुर्गियों के अंडे हैं। इनको बादाम पिस्ते कलवंजी खिलाई जाती है, बड़े कमाल के हैं। इनको खाने से आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो आपकी आज तक पूरी नहीं हुई। मेरे शौहर ने मेरी जेठानी की आंखों में देखा। मैं दूर से ये मंजर देख रही थी और सब्ज़ी काट रही थी। दिल तो कर रहा था कि सब्ज़ी की जगह आज कुछ और ही काट दूं। जब मेरी सास ने कहा, क्या हुआ बेटी, कहाँ गुम हो गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने भी बाहर का मंजर देखा और उन्होंने कहा, अरे उन दोनों को आपस में बड़ी दोस्ती है। दरअसल ये हमारी रिश्तेदार है ना, मेरी बहन की बेटी है। बचपन में एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दोस्ती है एक दूसरे को। देवर भाभी तो समझते ही नहीं, ये लोग तो दोस्त समझते हैं। मैं सोच रही थी कि बाढ़ में जाए ऐसी दोस्ती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं शुरू से ही ऐसी थी, जो मेरा था मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। थोड़ा सा भी नहीं। उनको अचानक एहसास हुआ कि एक दूसरे का हाथ थाम रखा है तो हंसने लगे और मेरी जेठानी अंडे लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, यह सहमा उम्मीद से है क्या? तो मेरी सास ने कहा, नहीं, शादी को दूसरा साल है, ये अभी तक उम्मीद से नहीं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी की बेटी को कुछ नहीं कहते। जब अल्लाह ने कर्म करना होगा तो कर देगा। उसका शौहर कौन सा घर होता है, महीने में एक दफ़ा आता है, कभी कभी आ जाता है। उसका कोई टाइम नहीं होता, उसका काम ही ऐसा है, पर पैसे बहुत अच्छे कमाता है। तुम्हारा शौहर तो काम करता ही नहीं। ये तुम्हारी शादी से 2 महीने पहले उसने काम करना शुरू किया है। जब मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, कैसा गुजरा दिन मेरी जान? मैंने कहा, मेरी जान, मेरी जान, मैं कोई आपकी जान नहीं हूँ। मैंने इससे कहा और बाथरूम में चली गई। मेरा शौहर इस बात पर हंसने लगा, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो मेरी जेठानी के साथ इतने अच्छे तरीके से पेश क्यों आता है, उसके साथ इतने लाड क्यों करता है। उसका शौहर घर पर नहीं होता तो वो मेरे शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बाजार जाती थी। कभी कहती थी कि मुझे मेके छोड़ाओ और मोटरसाइकिल पर बैठ जाती थी।
तो मोटरसाइकिल नहीं पकड़ती थी बल्कि मेरे शौहर के कंधे पर हाथ रख देती थी। मुझे उसके चाल चलन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अपने शौहर से मेरी जेठानी को कोई मतलब नहीं था। कभी कभी उनके कमरे से लड़ने की भी आवाज़ें आती थीं। मुझे कहती थी कि अपने शौहर की इज़्ज़त किया करो और अपने शौहर के साथ लड़ाई करती रहती थी। एक दिन मुझे मेरे शौहर के साथ बाहर जाना था। दिल बहुत अजीब सा हो गया। सोचा कहीं बाहर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था। मेरी सास मना नहीं करती थी। वो ये भी नहीं कहती थी कि घर के काम ख़त्म करो फिर जाना। वो कहती थी कि घुमा फिरा करो, अभी अभी शादी हुई है, यही दिन होते हैं। वैसे भी मेरा शौहर मुझे कौन सा हनीमून पर लेकर गया था। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर आई, मेरी जेठानी ने देख लिया कि ये तैयार हुई तो जाहिर है कहीं जाने के लिए हुई है, और मैं अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। उसने कहा था कि रास्ते में हूँ। मैंने उसे नहीं बताया था कि कहीं जाना है। सोचा था बाहर से ही कह दूँगी मोटरसाइकिल अंदर लेकर नहीं आए, नहीं तो वो बैठ जाता, मेरे लिए चाय बना और इतनी देर में टाइम ज़ाया होता। इसलिए जब शौहर को देखा तो कहने लगी मुझे बाहर जाना है। साथ ही मेरी जेठानी भी अंदर से चादर और पर्स पकड़े आ गई। कहने लगी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं भी बड़े गुस्से वाली थी। मैंने कहा लेकिन मैंने अपने शौहर के साथ आइसक्रीम खाने जाना है। मेरी सास भी ये मंज़र देख रही थी और मेरी जेठानी ने ऐसा मुंह बना रखा था जैसे कहीं दर्द हो रखा है। लेकिन अगर वो इतना ही दर्द में थी तो उसको ये कैसे याद था कि उसने नया सूट भी पहन कर जाना है और मेकअप भी करना है। मेरे शौहर ने मुझे कहा ये बीमार है, तुम इसे ले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब है। अब मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है तो ये बाढ़ में जाए, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरी सास भी ये मंज़र देख रही थी, मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने कहा ठीक है। वो मेरी जेठानी को लेकर चला गया। जब मेरी जेठानी बैठी तो उसने मेरे शौहर को कंधे को बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था और मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे वहीं से शक पड़ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरी कोई बात नहीं, इसका शौहर उसको वक्त देता नहीं। वैसे तो वो चुप रहती है, किसी से कोई शिकवा नहीं करती, लेकिन कभी उसे अपनी माँ के घर जाना होता है, कभी उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर बेचारी किसको कहेगी। तुम अपना दिल छोटा ना करो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो बस दिल तंग हो रहा था। मैंने सोचा कि चले जाएंगे। मेरा जेठ एक दिन साहब के साथ बैठा था तो उनने कहा कि अजीम भी मेरे साथ काम करेगा, यानी कि कभी कभी मेरे शौहर की भी रात की ड्यूटी होगी तो वो घर नहीं आया करेगा। जिस दिन शौहर की ड्यूटी होगी उस दिन जेठ आ जाएगा और जिस दिन जेठ की ड्यूटी होगी उस दिन शौहर घर आ जाएगा। मेरी सास ने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे जेठ का काम अच्छा तो उसे रात को रोकना पड़ता है, लेकिन वो पैसे भी अच्छे देते थे। जब हम कमरे में आए तो मेरे शौहर ने कहा हाय हाय तो जुदाई पड़ जाएगी, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बगैर। मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं। मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आता रहता था और यह गुस्सा तो मेरे अंदर था, मैं उस पर निकालती तो नहीं थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। फिर भी मेरी जेठानी मुझे सबक पढ़ाती थी कि अपने शौहर की कदर किया करो, तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है। उसे कैसे पता कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, उसे अपने शौहर के बारे में पता होना चाहिए था, और उनकी बुराइयां करती रहती थी। हर वक्त मेरा शौहर रोज़ मेरी जेठानी के लिए देसी अंडे लेकर आता था। बीच में से एक दिन कभी कभी नहीं लाता था तो वह खुद ही कह देती कि अंडे ख़त्म हो गए हैं। मेरी जेठानी की सेहत भी बहुत अच्छी थी। एक दिन सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय और पराठा था। मैंने कहा मैंने भी अंडा खाना है, तो मेरे शौहर ने कहा कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए, सामने तो दुकान है। मैंने भी वो दुकान देखी थी पर उस पर देसी अंडे नहीं थे। मैंने कहा मैं साइमा से जाकर एक अंडा ले आती हूँ ना, उसके पास अंडे पड़े हुए हैं, मैं एक अंडा दे देगी तो क्या हो जाएगा। मेरे शौहर के मुंह से चाय ही बाहर निकल गई, जैसे मैंने ये कहा हो कि मैं भूखे से ढेर में आग लगाने जा रही हूँ। उसने कहा नहीं मत करो, सब्र कर लो, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मैंने कहा मुझे अभी अंडा खाना है, मेरा दिल कर रहा है, और अगर मैं उससे ले लूँगी तो क्या हो जाएगा। वो आप ही के पैसों के अंडे हैं, आपकी बीवी को नहीं दे सकती। तो मेरे शौहर ने कहा नहीं बुरा लगता है। मैंने कहा इसमें बुरा लगने का क्या बात है, कल को उसने भी मुझसे मेरा सूट मांगा था, मैंने तो उसको दे दिया था। मेरे शौहर ने कहा सूट से याद आया, ये जो पीछे दुकान है इतने अच्छे सूट लगे हुए हैं, चलो आज मैं तुम्हें बाज़ार ले जाता हूँ। मुझे पता था वो बात बदल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बाज़ार जाने का मौका नहीं छोड़ा और कहा कि ठीक है लेकिन मुझे भी अंडे चाहिए। उसने कहा ठीक है तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। एक दिन मेरी जेठानी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी देख लो कितना अच्छा है तुम्हारा शौहर, कितना ख्याल रखता है, देसी अंडे लाकर देता है, देखो मुझे मेरी स्किन कैसे चमक रही है। अपने शौहर की कदर किया करो, कदर ऐसा शौहर नसीब वालों को मिलता है। एक मेरा शौहर है जिसको मुझसे ज़्यादा अपने काम की परवाह है। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ,
تم سے زیادہ حسین ہوں۔ میرے شوہر کو تو میرے قدموں میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ مجھے جیٹھانی کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتی تھی؟ مجھ سے زیادہ حسین ہے وہ، شکل و صورت کی وہ اچھی تھی، شاید مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تھی، لیکن اچھی خاصی موٹی تھی۔ اس کا موٹاپا اس پر برا نہیں لگتا تھا، لیکن جس طرح اس کا وجود تھا اسے خود کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ایک باریک سا دوپٹہ لے کر رکھتی تھی اور میری ساس بھی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک دن گھر میں سے باہر جا رہی تھی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے جاؤ، اور میں حیران رہ گئی کہ اپنی دوسری بہو کو ایسا کبھی نہیں کہتی، اور مجھے روک دیا جبکہ میرا دوپٹہ اچھا بھلا ٹھیک تھا۔ اور میں کہاں جا رہی تھی؟ سامنے ایک عورت کے گھر ہی تو جا رہی تھی۔ ایک گلی سے ایک پاؤں ادھر اور دوسرا ادھر رکھ کے میں نے گھر میں چلے جانا تھا، پر میں نے ساس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کبھی کبھی نند آتی تھی تو وہ بھی سائمہ کے ساتھ زیادہ باتیں کرتی تھی اور میرے پاس 2 گھڑی بیٹھ جاتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری جیٹھانی کی کچھ زیادہ ہی اچھی بات تھی۔ ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے 1 ہفتے سے کہا ہوا تھا کہ میں تمہارے لیے دیسی انڈے لے آؤں گا، لیکن لے کر نہیں آیا تھا، اور پھر ایک دن لے کر آیا تو اس میں سے دیسی نہیں بلکہ فارمی انڈے تھے۔ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے لیے بھی دیسی انڈے لاؤں گا، تو میرے شوہر نے کہا دیسی کا نام نہیں لینا، بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گئی، جبکہ جیٹھانی کے لیے لاتا تھا تب مہنگے نہیں ہوتے۔ ایک دن میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری جیٹھانی کے کمرے سے سیسیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کافی عجیب محسوس کیا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اگلے دن صبح یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا جیٹھ میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ رات کو بڑا کام تھا، چھوڑتے ہی نہیں یہ لوگ، نائٹ ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، یہ تو صبح 9 بجے جان چھوڑتے ہیں، 3 گھنٹے ایکسٹرا مزدوری کرواتی ہے۔ میں نے حیران رہ گئی، اگر یہ رات کو نائٹ ڈیوٹی پر تھا تو پھر میرے شوہر کو تو گھر پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ گھر پر نہیں تو پھر اس کے کمرے میں کون تھا اور اس کے کمرے سے وہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ اب تو میں بہت زیادہ شک میں پڑ گئی تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ شک تو خیر مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن پھر بھی میرا دماغ اتنی گندی طرف جا نہیں رہا تھا، اگر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ نہیں تھا جتنا میری جیٹھانی کے ساتھ تھا، اور میری جیٹھانی کا بھی اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا جتنا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا اور اس کا شوہر کام پر تھا، تو پھر اس کے کمرے میں کون تھا؟ میرے شوہر کو تو یہیں سے بات عجیب تھی کہ یہ میری جیٹھانی کے لیے روز دیسی انڈے لاتا تھا، اور جب میں نے مانگ لیے تو میرے لیے فارمی انڈے لے کر آیا اور کہنے لگا بہت مہنگے ہیں۔ اس بات سے کیا مطلب تھا اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہ چیک کرنے کے لیے چاولوں کی دیگ پک گئی ہے یا نہیں، ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے زیادہ میری جیٹھانی کے ساتھ اچھا تھا۔ جس دن میرا شوہر کہتا تھا کہ آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اسی دن میری جیٹھانی کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے اور اپنی ساس سے کہا کہ آج میں جلدی سو جاؤں گی، طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں جا کر جیٹھانی کے کمرے میں چھپ گئی۔ میں ایسی جگہ چھپی تھی کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، وہ تیار ہونے میں کتنی دیر لگاتی تھی، لیکن یہ اتنا تیار کیوں ہو رہی تھی؟ اس نے کہاں جانا تھا؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں تو اپنے فون کو بھی آف کر کے آئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی یہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ گھر میں ہے لیکن کمرے میں آنا چاہتا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کون ہوگا۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھی کیونکہ مجھے زیادہ سوچنے کی بیماری تھی اور میرے دماغ میں پہلے ہی وہ سب کچھ آ گیا تھا جو ہونے والا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو ایک مرد اندر آیا، کیونکہ اس کا رخ میری طرف تھا اس لیے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب لوگ بیٹھ گئے تو تب میں نے شکل دیکھی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرا جیٹھ تھا، اور میں اس وقت اپنی جیٹھانی کے کمرے میں تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ترکیب سوچی اور سنگار میز کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا جس پر چیزیں پڑی تھیں۔ ایسا لگنے لگا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ دونوں ڈر گئے اور باہر نکل گئے۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل پڑی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا تم ہمارے کمرے سے نکلی ہو۔ وہاں پر میں شرمندہ ہو گئی اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے جیٹھ نے اپنے سر کو پکڑ لیا اور میرے شوہر کو بلا لیا اور اس کے بعد ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا میری ماں ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی کہ کام کرو کام کرو، اور میں کام کر کے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔
यही वजह है कि अभी तक हमारी औलाद भी नहीं हुई। इसलिए मैं चोरी चोरी आया करता था तुम्हारे शौहर को अपनी जगह बिठाकर, और जो वो अंडे थे वो भी मैं ही इसलिए भेजा करता था कि तुम्हारा शौहर अपनी जेब से नहीं खरीदता था। तुम्हारा शौहर तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। मेरे जेठ का रवैया सख्त था, वो मुझे डांट रहा था। उसने कहा कि एक ही घर में रहते हैं, फिर भी तुम इस तरह की बातें सोचती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने हमारी जासूसी लगाई। तुम क्या किसी जासूसी ख़ानदान से आई हो? मेरा शौहर भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन ये बात मेरी सास तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि ये बात हम चारों के बीच थी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। मेरी जेठानी भी मुझे हैरान होकर देख रही थी। उसके बाद मेरे जेठ ने कहा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो इस घर में, और ये बात भी किसी को पता ना चले। मेरा शौहर मुझे कमरे में ले आया और उसने कहा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हें मेरी जान कहता था। तुम्हें समझ नहीं आई कि जो शख्स अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है वो किसी और के बारे में थोड़ी सोच सकता है, वो भी अपनी ही भाभी के बारे में। अरे वो मेरी भाभी बहन जैसी है, हम बचपन में साथ खेले थे और 7 साल बड़ी है वो मुझसे। मुझे थप्पड़ मारा करती थी, वो छोटा भाई समझती थी मुझे। मेरे शौहर ने हंसना शुरू कर दिया और मैंने कहा, बाज मुझे वहम हो गया था। वहम का इलाज तो फिर लुकमान के पास भी नहीं था, और अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे पीछे पड़ गए हैं क्या? पहले आपके भाई ने मुझे बातें सुनाई, अब आप मुझसे बातें सुना रहे हैं। कल को उसकी बीवी भी मुझे बातें सुनाएगी। अपनी माँ से इतना डरते क्यों हैं? कोई अपनी बीवी से यूँ छुप छुप कर मिलता है? तो मेरे शौहर ने कहा, भाई मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, उनकी नौकरी पर ही घर चलता है, इसलिए अम्मी नहीं चाहती कि वो बार बार छुट्टी करे, लेकिन उनको रात की नौकरी मिलती है। वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिफ्ट दिन की लग जाए, लेकिन नहीं लग रही। यूँ कौन अपनी बीवी से दूर रहता है? यार उनकी बीवी की शक्ल तो देखो कितनी खूबसूरत है। वो मुझे उनकी जगह ड्यूटी देते हुए कोई 1.5 महीना हुआ है, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी याद आती, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, और वो तो पिछले 2-3 साल से ऐसा कर रहे थे। तो फिर उनकी भी मजबूरी थी ना। अब ऐसा ना करते तो क्या करते, और अपनी बीवी के पास जाते थे, किसी और के पास तो नहीं जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, उन लोगों से भी माफ़ी मांगी थी। मेरा शौहर हंसने लगा और उसने कहा, बहुत बड़ी पागल हो तुम, और मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, अच्छा कुछ नहीं कहते, अम्मी से बात करेंगे नहीं, इस तरह तो तुम हमारे बीच में दूरी पड़ेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मेरे जेठ ने अपनी अम्मी से भी बात कर ली और उनको भी समझा, और फिर वो भी इस बात पर आ गए कि ठीक है, फिर तुम कोई और नौकरी तलाश करो, कुछ भी करो, लेकिन बस ये घर चलना चाहिए। उनकी फ़िक्र भी ठीक थी, वो बहुत अच्छे घर को चलाती थी। मैंने अपनी जेठानी से भी माफ़ी मांगी, उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो भी बाद में इस बात पर ना रही थी कि तुमने इतनी बड़ी कहानी अपने दिमाग में कैसी बनाई। और उसके बाद सब कुछ ठीक, और ज़्यादा खुशी की बात ये कि मेरी जेठानी भी माँ बनने वाली है, और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास इस बार बहुत ज़्यादा खुश है, आपको किसी पर गुस्सा भी नहीं करती।